जय हिंद दोस्तों। रसिया और यूक्रेन के बीच होने वाले वार के पीछे जो मेन रीज़न है, अब तक उसका पता आप सबको चल गया होगा कि यूक्रेन नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका बड़े आसानी से ही रसिया को काउंटर अटैक कर सकता था, क्योंकि नाटो के संविधान के आर्टिकल 5 में लिखा गया है, नाटो के किसी एक सदस्य पर किया गया हमला उसके बाकी मेंबर्स पर भी हमला किए जाने के बराबर समझा जाएगा और उसके डिफेंस में नाटो के सभी सदस्य आ जाएंगे। तो अगर हम यूक्रेन को साइड में रख दे तो ये वार असल में रसिया और अमेरिका का है। तो ऐसे में इस वार को ध्यान में रखकर अमेरिका के स्पॉन्सरशिप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में कुल 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर का इंडिया भी एक हिस्सा है और 5 परमानेंट मेंबर में फ्रांस, रसिया, चाइना, यूके और यूएसए शामिल हैं। इन 15 देशों की वोटिंग कराई जानी थी कि कितने देश यूक्रेन के साथ हैं और कितने देश रसिया के साथ हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मीटिंग फरवरी के लास्ट में बुलाया गया और फरवरी मंथ में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट था वो रसिया था। ये बात अमेरिका को पता था कि प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन चाहे तो पूरे मीटिंग को भंग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने ये मीटिंग बुलाई। शायद अमेरिका ये देखना चाहता था कि कितने देश है जो रसिया के साथ हैं। तो दोस्तों, इन 15 देशों में से एक देश रसिया था, बाकी बचे 14 में से 11 देश यूक्रेन के सपोर्ट में गए, बाकी बचे 3 देश चाइना, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और चाइना को छोड़कर अभी इंडिया के बारे में बात करते हैं कि क्यों इंडिया अब्सेंट रहा वोटिंग से और क्या तो इसके फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। दोस्तों, इंडिया एक चौराहे पर खड़ा था, यानी उसके पास 4 रास्ते थे। पहला कि इंडिया रसिया के अगेंस्ट वोटिंग करता। अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इंडिया का रसिया कितना ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है जियोपॉलिटिक्स में। और दूसरा, रसिया के सपोर्ट में वोटिंग करता। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इतने बड़े वार को सपोर्ट करना था जो कि गलत था और यूएसए और यूरोपियन कंट्री के अगेंस्ट जाना था। तीसरा, इंडिया उस मीटिंग में बिल्कुल चुप्पी साध लेता। दोस्तों, किसी भी कंट्री का बिल्कुल चुप हो जाना टेक्निकली वो कहीं ना कहीं रसिया के सपोर्ट में ही समझा जाता। चौथा, कुछ ऐसा बोल दे कि यूरोपियन कंट्री और यूएसए के साथ भी रिलेशन बना रहे और रसिया को भी ज्यादा बुरा ना लगे, और इंडिया ने यही किया भी। दोस्तों, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव एस त्रिमूर्ति जी ने कहा कि दोनों देशों को एक टेबल पे आकर बातचीत करके समझौता करना चाहिए। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. और इस पे कोई देश इंडिया पे उंगली नहीं उठा सकता था, क्योंकि इंडिया हमेशा से यही करता आया है। इंडिया के एक तरफ एक दुश्मन है पाकिस्तान और दूसरी तरफ एक दुश्मन है चाइना। अगर युद्ध करना होता तो दोनों देशों से ना जाने कितनी बार युद्ध हो गया होता, लेकिन इंडिया हमेशा टेबल टॉक यानी बैठकर बातचीत करने में बिलीव करता आया है। एक बार तो युद्ध हो भी गया था 1971 में, जिसका परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान का एक पार्ट अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब अगर दूसरी बार हुआ तो पता चला मैप से पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया को क्यों रसिया और अमेरिका या यूरोपियन कंट्री को बैलेंस करके चलना चाहिए। दोस्तों, बात करें रसिया की तो डिफेंस के मामले में जहां रसिया इंडिया का बहुत बड़ा पार्टनर रहा है, वहीं पे जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें सबसे ट्रस्टेड जो फ्रेंड है वो रसिया ही है। 1971 के वार में रसिया ने खुलकर इंडिया का साथ दिया था। वहीं 2019 में जब कश्मीर मुद्दे पे बात चल रहा था तो यूनाइटेड नेशन में जो सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड निकल कर आया वो रसिया ही निकल कर आया, जिसने खुलकर इंडिया का सपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों, अभी जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया के कंधे पर बैठा हुआ चाइना है। हो सकता है कि रसिया इसमें इंडिया का मदद ना कर पाए, लेकिन यूएसए और वेस्ट के यूरोपियन कंट्री इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। अभी दोस्तों, आपको पता होगा एक क्वाड संगठन बन रहा है। ये बन ही इसीलिए रहा है क्वाड ताकि चाइना को काउंटर अटैक किया जा सके। इसीलिए इंडिया ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया रसिया का। और मोरल ग्राउंड पे देखा जाए दोस्तों, तो जिस तरह से रसिया यूक्रेन के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचा रहा है,
वो कहीं ना कहीं सही भी नहीं है। ऐसे में इंडिया को लीडिंग कंट्री बनने के लिए और चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए यूरोपियन कंट्री और अमेरिका का साथ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर रसिया का अग्रेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली वो यूएस और यूरोपियन कंट्री को हार्म पहुंचाएगा। इससे इंडिया को तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर नाटो या यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन होता है तो इससे रसिया को मेजर प्रॉब्लम है, इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे वार से इंडिया को जियोपॉलिटिकली क्या दिक्कत होगा। दोस्तों, गोवा वाली बीच पे इंडियंस ही नहीं जाते बल्कि रसियंस भी भारी मात्रा में हर साल आते हैं और हर साल भारी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा देकर जाते हैं और इस वार से इंडिया का टूरिज्म लाजमी है कि प्रभावित होगा। वहीं इस वार के बाद जब रसिया वीक पड़ जाएगा तो रसिया का पड़ोसी देश चाइना उसके कंधे पर हाथ रखने पहुंच जाएगा, जो कि इंडिया के लिए अगेन सही नहीं है। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस, नाटो जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किया गया ताकि दुनिया दोबारा वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने के बजाय टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, दुनिया में शांति स्थापित हो, लोगों के बीच आपसी प्यार बढ़े, दुनिया का पॉपुलेशन बढ़े, जिससे कि लोग मार्स और मून पे रहने जाएं। लेकिन उनको क्या पता था कि कोविड आएगा और लाखों को लपेट कर लेकर चला जाएगा। उनको क्या पता था कि इजराइल और पैलेस्टीन का वार होगा, यूक्रेन और रसिया का वार होगा, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइफ ऐसे ही सेक्रीफाइस कर दी जाएंगी। दोस्तों, ये वार असल में वार नहीं है, दो सरकारों का ईगो है। अभी किसी दिन यूनाइटेड नेशन में एक ट्रीटी साइन कर दी जाएगी और जेलेंस्की और पुतिन दोनों हाथ मिला लेंगे, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपने लाइफ सेक्रीफाइस कर दी इनके ईगो के चक्कर में। बात करें इंडिया की तो टेक्नोलॉजी के नायक मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको क्या पता था कि वहाँ वो अंतरिक्ष के सपने देख रहे हैं और यहाँ लोग जाति, धर्म और पहनावे को लेकर लड़ रहे हैं। उनको क्या पता था कि उस भगवान के लिए जिसका पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक कभी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं होता, उनके लिए लोग किसी जिंदा आदमी का हाथ पैर काट देंगे, जला देंगे, मॉब लिंचिंग कर देंगे। उनको क्या पता था कि डिप्रेशन नामक एक बीमारी आएगी जो कि 40 से 50 साल तक के नॉर्मल हंसते खेलते यूथ को अचानक एक दिन दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया उन कंट्रीज से भी पीछे है जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही रोचक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।